नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने आपको छोड़ा था 5 हिंदियों पर, अर्थात पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी पर। ठीक है, पिछले वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन लिंक पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं, जहां पर हमने आर्य भाषाओं के विकास पर चर्चा की थी। ठीक है, अब समझिए वो पांचों थी क्या? पांचों थी वो हिंदी की उपभाषाएं। उस समय पर हिंदी का विकास उन्हीं भाषाओं से हुआ है। और अब बात करते हैं हम हिंदी अब किन किन अर्थों में प्रयोग हो रही है। हिंदी के मूलतः इस समय पर 2 अर्थ बन चुके हैं। एक है विस्तृत अर्थ और दूसरा है संकुचित अर्थ। विस्तृत अर्थ में हिंदी 18 बोलियों तथा 5 उपभाषाओं से मिलकर बनी है, जो कि हिंदी प्रदेश में बोली जाती है। और संकुचित अर्थ में खड़ी बोली से मानक रूप ग्रहण करने के बाद में जो भाषा आज हमारे सामने है वो हिंदी कहलाती है और जो हमारी राजभाषा बन चुकी है, अर्थात खड़ी बोली का ही मानक रूप संक्षिप्त संकुचित अर्थ में हिंदी कहलाता है। अब हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे अपभ्रंश तक। अपभ्रंश से आगे की चर्चा आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। 1000 ईस्वी तक हम पढ़ चुके थे, यानी कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो शुरुआत है वो 1000 ईस्वी से है और हम उसमें से हम लेके चलेंगे हिंदी को। तो हिंदी का ये जो इतिहास है 1000 ईस्वी के बाद का, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल। ठीक है, आदिकाल 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद आया मध्यकाल, ये 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक माना जाता है। और इसके बाद आता है आधुनिक काल, जो कि 1800 से अब तक है। देखिए, विस्तृत अर्थ में मैंने बताया था 18 बोलियों से मिलकर, अर्थात 18 बोली अर्थात अपभ्रंश से जिन जिन भाषाओं का आगमन हुआ था उन्हीं 5 हिंदियों को जब मिला लिया जाता है तो जो हिंदी बनती है वही विस्तृत अर्थ में प्रयोग की जाती है। और संकुचित अर्थ में हमारी जो हिंदी है वो खड़ी बोली से बनी है। उस समय की बात थी जब 1000 से 1500 ईस्वी की बात थी। इसी समय पर एक ऐसी घटना घटी थी जो इतिहास में मुस्लिम साम्राज्य के उदय की थी। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना भारत में जब हुई थी तो वो जब भारत में आकर रहे तो उन्होंने अपना साम्राज्य दिल्ली में स्थापित किया और दिल्ली के आसपास जो बोली प्रचलित थी वो थी खड़ी बोली। ठीक है, ये वो समय था जब जो अपभ्रंश था, अपभ्रंश का अब्बट रूप हो चुका था। और अपभट के लिए जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अब्बट को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं तथा अपभ्रंश के बीच की कड़ी कहा जाता है। अब समझिए वहां पर कि मुस्लिम साम्राज्य जब स्थापित हो गया तो उनके सामने समस्या आई लोगों से संपर्क कैसे स्थापित किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि दिल्ली के आसपास जो बोली प्रचलित थी खड़ी बोली, उसको अपना प्रशासनिक संरक्षण प्रदान कर दिया और अपने लोगों से संपर्क स्थापना करने के लिए खड़ी बोली का प्रयोग करने लगे। और उस समय पर खड़ी बोली और फारसी भाषा के मेल से बनी हुई एक भाषा हिंदवी, जिसका नाम पड़ा, का प्रचलन शुरू हो गया। और इसके प्रयोक्ता जो थे वो अमीर खुसरो जी थे।
ये वो समय था जिस समय हिंदी अपने विकास की ओर अग्रसर थी और ये हिंदवी का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता चला गया। एक बात और बता दूं, अमीर खुसरो जी ने ये हिंदवी शब्द का प्रयोग हिंदवी का अर्थ है हिंद की, अर्थात उन्होंने इस शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों की भाषा के लिए प्रयोग किया था हिंदवी, जो कि आगे जाकर कैसे इसका विकास हुआ वो हम देखेंगे। मध्यकाल तक आते आते इस खड़ी बोली में बहुत सारे फारसी शब्दों का समावेश हो चुका था और इस समय तक खड़ी बोली एक भाषा का रूप अपनाने लगी थी या भाषा बन चुकी थी। और उसकी अपेक्षा जो ब्रजभाषा थी, ब्रजभाषा और अवधी, जो अवधी भाषा थी, ये केवल साहित्यिक भाषा ही बन पाई थी। साहित्यिक भाषा अर्थात इनमें केवल साहित्य लिखा जा रहा था, इनका विकास नहीं हो रहा था। तो इसके स्थान पर क्या हो रहा था, खड़ी बोली तो एक भाषा का रूप ग्रहण कर चुकी थी और ये केवल साहित्यिक भाषा ही बन पाई थी। ठीक है, यहां तक बात आपकी समझ में आई। एक बात और समझिए, ये आदिकाल की जो हिंदी थी यानी कि खड़ी बोली थी, इसको पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरानी हिंदी। ठीक है, और ये किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इसको यानी कि खड़ी बोली जो कि आदिकाल के समय में थी उसको पुरानी हिंदी कहा था। अब ये मध्यकाल जो था इसको हिंदी भाषा के स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई जैसे लोगों ने इस हिंदी को लोगों में फेमस कर दिया और लोगों को इसकी तरफ आकर्षित भी किया। इसके बाद समय शुरू होता है 1800 से अब तक का। इस समय तक गद्य की रचनाएं खड़ी बोली में होने लगी थी। इस समय पर गद्य में रचनाएं हिंदी में होने लगी थी। इस समय पर गद्य में रचनाएं कम होती थी, अपेक्षाकृत होती थी लेकिन इतनी नहीं होती थी। ज्यादातर रचनाएं किसमें होती थी? जैसे रामायण, जो रामचरितमानस थी उसकी रचना अवधी में हुई। जो तुलसीदास जी थे वो अवधी की ज्यादातर रचनाएं किया करते थे। मीराबाई जी और कई लोगों ने ब्रजभाषा में रचनाएं करी थी। तो ये दोनों क्या थी? ये साहित्यिक भाषाओं का अपना रूप ग्रहण कर चुकी थी। ज्यादातर साहित्य इन्हीं में उस समय पर लिखा गया था। लेकिन अब आधुनिक काल में आकर जो रचनाएं थी वो किसमें होने लगी थी? खड़ी बोली में होने लगी थी। और हिंदी के विकास में अर्थात इस खड़ी बोली के विकास में युगांतकारी परिवर्तन लेकर आए भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जन्मदाता भी कहा जाता है। उसी समय पर एक घटना और हुई थी कि अब ब्रजभाषा और अवधी के साथ साथ खड़ी बोली में भी कविताएं लिखी जाने लगी थी, अर्थात कविताओं की रचनाएं होने लगी थी। अंग्रेजों ने भी इस खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदी भाषा में कई किताबों का अनुवादन करवाया तथा कई किताबों को छपवाया भी। उसी समय पर एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। उस फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना में हिंदी का विकास जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसी विद्यालय के अंतर्गत काम करने वाले एक विभागाध्यक्ष थे, उनका नाम था गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट जी ने लल्लू लाल जी और सदल मिश्र और कई लोग थे, ईशानला खां जी को प्रेरित किया कि वो इस खड़ी बोली में रचनाएं लिखें और उन्होंने ऐसा किया भी। उनकी रचनाएं मील का पत्थर साबित हुई हिंदी को विकसित करने में, अर्थात इस खड़ी बोली को विकसित करने में। उस समय पर हिंदी को विकसित करने के लिए कई कारण रहे, जिसमें कई कारणों में सबसे पहला है पत्र पत्रिकाओं का लेखन या पत्र पत्रिकाओं का संपादन। उसी समय पर पत्र पत्रिकाओं का संपादन शुरू हो गया, लोगों में रुचि बढ़ी और इस भाषा का प्रचार और अधिक मात्रा में होने लगा। उस समय तक, गिलक्राइस्ट जी के समय तक, ये जो भाषा थी, ये जो खड़ी बोली यानी कि जो हिंदवी थी, इसका नाम हिंदुस्तानी प्रयोग में चल रहा था। और उसी समय पर अर्थात 19वीं शताब्दी के समाप्ति के आसपास हिंदी तथा उर्दू अलग अलग भाषाओं के रूप में प्रयोग होने लगी। उस समय तक हिंदी और उर्दू का मिला जुला रूप ही क्या था? हिंदवी था। अर्थात अंग्रेजों ने क्या काम किया कि ये जो हिंदुस्तानी भाषा थी इसको दो भागों में बांट दिया, अर्थात हिंदुओं की भाषा हिंदी हो गई और मुसलमानों की भाषा मुस्लिम हो गई। क्योंकि उनका मोटो था, उनका मुख्य उद्देश्य था कि फूट डालो और राज्य करो। तो उन्होंने
इसको धार्मिक रूप दे दिया भाषा को, और हिंदी हिंदुओं की और मुस्लिम भाषा मुसलमानों की कर दी। और गिलक्राइस्ट जी के बाद में उन्होंने हिंदुओं की भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया। तो कहा जाए आधुनिक काल में या आधुनिक रूप में हिंदी शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया, तो वो अंग्रेजों ने प्रयोग किया। उसके बाद में सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये इतिहास था आपका हिंदी का। तो हमारी जो खड़ी बोली थी वो आदिकाल से लेकर यहाँ तक एक भाषा के रूप में उभर कर आई, जिसको आज हम अपनी राजभाषा के रूप में हिंदी जानते हैं। अब बात करते हैं हिंदी शब्द आया कहाँ से और भाषा के लिए ये हिंदी शब्द कैसे गठित हो गया, इसके ऊपर अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर ये कहा जाए, मैंने अभी बताया था कि हिंदी हिंदुओं की भाषा हो गई और मुसलमानों की उर्दू भाषा हो गई, तो ये समझिए हिंदी पूरे भारत की भाषा है। इस पर किसी विशेष जाति या धर्म का कोई अधिकार नहीं है। हिंदी को ये कहना कि ये हिंदुओं की भाषा है, ये सरासर गलत होगा। ये हम सभी भारतीयों की भाषा है। अब समझते हैं हिंदी शब्द आया कहाँ से। इसकी एक बड़ी रोचक कहानी है, ठीक है, समझते हैं कैसे। देखिए, सिंधु घाटी आपने सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु आपने सुना है, एक सिंधु नदी है। इस नदी के लिए सिंधु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद से प्राप्त होता है। और मैं अगर बात करूं, जो हमारा भारत है, जो वर्तमान भारत है, इसकी अगर बात करी जाए तो पहले यहां पर पाकिस्तान भी हमारे भारत से जुड़ा हुआ था, और यहीं पर है आपका अफगानिस्तान अर्थात फारस शुरू हो जाता है। ये हमारी जो नदी है सिंधु नदी, इसी तरीके से बह रही है। और इस सिंधु नदी का जो सर्वप्रथम प्रयोग था, मैंने अभी आपको बताया था, ऋग्वेद में हुआ था। अब समस्या समझिए कहां क्या आई। तो सिंधु शब्द जो प्रयोग हुआ था वो इस सिंधु नदी के लिए, और सिंध शब्द प्रयोग हुआ था इसके आसपास के रहने वाले लोगों के लिए। अब 500-600 ईस्वी के आसपास यहाँ दारा का शासन था, अर्थात अफगानिस्तान में, यानी कि कहा जाए फारस में एक दारा था, उसका शासन था। और फारसी लोग सा के स्थान पर हा का उच्चारण करते हैं, तो वो इस नदी को क्या बोलते थे, क्या बोलते होंगे, हिंदू। और सिंध की भाषा सिंधी को क्या बोलते होंगे, हिंदी। ठीक है, बात यहां तक समझ में आई। तो हिंदी शब्द कैसे आया? हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है और वो गलती से उच्चारित हुआ है। अगर फारसियों ने इसका उच्चारण हिंदी ना किया होता तो आज हमारे देश का नाम सिंधुस्तान और हमारी भाषा का नाम सिंधी होता। बात यहां तक आपकी समझ में आई। अब आगे कैसे ये नाम प्रचलन में हुआ वो समझिए। देखिए, यहां पर एक हिंदुकुश पर्वत है, उसी के पास में है एक दर्रा जिसको बोलते हैं खैबर दर्रा। क्या बोलते हैं? खैबर दर्रा। अब मैं अगर बात करूं, मैं वैसे पूरा मैप तो नहीं बना रहा, लेकिन थोड़ा समझिए। देखिए, अगर मैं भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो देखिए यहां क्या था, पूरे में समुद्र था। क्या था? समुद्र था। ठीक है, इधर क्या था आपका? विशाल हिमालय था। इधर क्या था आपका? हिमालय इस तरीके से। इधर आपका रेतीला स्थान था, अर्थात थार मरुस्थल था। और संभवतः प्राचीन काल में जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए वो सभी इसी खैबर दर्रे से आए। कहां से आए? खैबर दर्रे से आए। जब वो इस खैबर दर्रे से आए तो यहां पर उन्होंने इस भारत का परिचय प्राप्त किया। और इस भारत का परिचय जब फारसी लोगों ने दिया तो क्या कहा होगा कि ये जो आगे है वो क्या है? हिंदुओं का स्थान, और यहाँ की जो भाषा है वो क्या है? हिंदी है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा और हमारी भाषा का नाम हिंदी कैसे पड़ा? वो इसी कारण पड़ा क्योंकि जो फारसी लोग थे वो सा के स्थान पर हा का प्रयोग करते थे और सिंधु की जगह वो बोलते थे हिंदू। और हमारी जो भाषा थी हिंदी, वो सर्वप्रथम किस रूप में प्रयोग हुई थी? भारत के लोगों के लिए शब्द का प्रयोग हुआ था, जिसका प्रमाण मिलता है फारसियों का जो धर्म ग्रंथ है अवेस्ता। अवेस्ता वैसे उनकी भाषा है,
और इसमें जिंद और जोड़ दिया जाए तो ये उनका धर्म ग्रंथ बन जाता है। फारसी भाषा यानी कि फारसी लोगों का जो धर्म ग्रंथ है, जिंद अवेस्ता में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, लेकिन भाषा के अर्थ में नहीं, वहां के यानी कि हमारे यहाँ के निवासियों के अर्थ में, अर्थात भारत के लोगों के लिए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिंद अवेस्ता में मिलता है। अब समझते हैं इस हिंदी शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में कब हुआ। 500 ईस्वी या 600 ईस्वी के आसपास भारतीय पुस्तकों का अनुवादन विदेशी भाषाओं में किया जाने लगा था, अर्थात हमारी जो पुस्तकें थी विदेशों में जाने लगी थी। तो हमारी जो सब पुस्तक थी, क्या नाम था उसका, पंचतंत्र, उस पंचतंत्र का अनुवादन फारसी भाषा में किया गया। उसी समय पर जो उसके लेखक थे उन्होंने भारत की समस्त भाषाओं के लिए जवाने हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 500 से लेकर 600 ईस्वी के करीब भारत की समस्त भाषाओं के लिए किसका प्रयोग किया था? हिंदी शब्द का, यानी कि जवाने हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। और आगे तक कालांतर तक यही शब्द जवाने हिंदी चलता रहा। लेकिन 1228 ईस्वी के आसपास एक फारसी भाषा के कवि थे भारत में, जिनका नाम था औफी। क्या नाम था? औफी। औफी कवि ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था, जो कि भारत की सभी भाषाओं के स्थान पर भारत के मध्य देश की भाषा के लिए था। मध्य देश मैंने आपको कल भी बताया था, हिंदी प्रदेश को ही मध्य प्रदेश या मध्य देश कहा जाता था। तो उन्होंने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग मध्य देश की भाषा के लिए किया था। उससे पहले तक जवाने हिंदी शब्द का प्रयोग भारत की समस्त भाषाओं के लिए किया जाता था, वो कि फारसी लेखकों ने किया था। एक बार और समझ लीजिए, कवि औफी ने 1228 ईस्वी के करीब हिंदवी शब्द का प्रयोग भारत की समस्त भाषाओं के लिए ना करके केवल मध्य देश की भाषा के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह किया था 1424 ईस्वी में जफरनामा में। जफरनामा एक पुस्तक थी, लिखवा, जफरनामा एक पुस्तक थी जिसके लेखक थे क्या नाम था उनका, जफरुद्दीन, अरे मैं दो बार लिख दिया जफरुद्दीन यजदी। इनकी रचना थी जफरनामा। जफरनामा में 1424 ईस्वी में सर्वप्रथम इस खड़ी बोली के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया। तो बात आपके सामने 3 आ गई। ठीक, क्या क्या बात आ गई? कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ईरानियों ने किया था, अर्थात फारसी भाषा में किया गया था। किसके लिए? भारत देश के लिए और भारत देश के लोगों के लिए, ना कि भाषा के लिए। ठीक है। इसके बाद मध्य देश की भाषा के लिए, मध्य देश की सभी भाषाओं के लिए, चाहे आपकी खड़ी बोली हो, चाहे ब्रज भाषा हो, चाहे कोई सी भाषा हो, उन सभी के लिए हिंदवी शब्द का अर्थात हिंदी शब्द का प्रयोग कवि औफी ने किया था। और खड़ी बोली अर्थात हिंदी के लिए सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किसने किया था? जफरुद्दीन यजदी ने जफरनामा में 1424 ईस्वी में किया था। कुछ विद्वान इस हिंदवी शब्द का प्रयोगता किसको मानते? मैंने अभी आपको बताया था, क्या नाम है उनका, मुकरियां लिखी थी उन्होंने, क्या नाम है, अबुल हसन नाम था उनका, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम भी हिंदवी शब्द के प्रस्तोता में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ राइटर इनको इतना महत्व नहीं देते। जैसे कि वो क्या मानते हैं कि इन्होंने जो हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था वो हिंदी और उर्दू भाषा का मिला जुला रूप था, इसलिए उन्होंने इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया। तो संभवतः आपकी बात आज समझ में आ गई होगी। परीक्षाओं में हम यही गलती कराते हैं, हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ और उसका उत्तर हम कुछ और दे बैठते हैं। ठीक है, अगर आपकी समझ में मेरा वीडियो ना आया हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग मेरे वीडियो को, मैं पुनः कह रहा हूँ, पूरा नहीं देखते। देखिए, बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तब तक के लिए
नमस्कार, चलते हैं, आज बस इतना ही है। ठीक है, धन्यवाद।